नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपको एमए संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में काव्यशास्त्र ग्रंथ साहित्य दर्पण का अध्ययन करवा रहा हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने आपको साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की संपूर्ण व्याख्या करवाई थी। अब द्वितीय परिच्छेद को प्रारंभ करते हैं और द्वितीय परिच्छेद को प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम परिच्छेद के अंत की बात करते हैं कि विश्वनाथ ने काव्य स्वरूप की परिभाषा दी थी और काव्य स्वरूप की परिभाषा में उन्होंने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य काव्य है जिसकी आत्मा में रस हो। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वाक्य जो है उसकी विशेषता हम अगले परिच्छेद में पढ़ेंगे। तो वाक्य की परिभाषा यहाँ पर आपके समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत है। विश्वनाथ कहते हैं वाक्य स्वरूपम आह, वाक्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो बताते हैं। वाक्यम स्याद्योक्ता आकांक्षा शक्ति युक्त पदोच्चय। वाक्यम स्यात्, वाक्य होता है, योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, वाक्य होता है योग्यता से, आकांक्षा से और आसक्ति से युक्त पदोच्चय है, अर्थात पदों का समूह। पदानाम समूह है वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहा गया है, लेकिन उनमें योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए और आसक्ति होनी चाहिए। उससे युक्त होने पर भी पदों का समूह वाक्य है अथवा नहीं। अब इनमें एक एक पर निश्चित रूप से अपन प्रकाश डालेंगे। पहले योग्यता, फिर आकांक्षा, फिर आसक्ति। तो योग्यता की परिभाषा नीचे देखिए वृत्ति में, योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव है। योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव है। पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव योग्यता कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पदों का समूह तो हो जाए, लेकिन वहाँ पर पदार्थों का परस्पर संबंध अबाधित भी होना चाहिए। यदि पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा है तो वहाँ पर योग्यता नहीं होगी, बाधा का अभाव होगा तभी योग्यता होगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, पदोच्चयस्य एतत् भावे अपि वाक्यत्वे। पदोच्चय का यहाँ पर इस प्रकार का होना भी वाक्यत्वे, वाक्य में होना चाहिए, जैसे वहनीना सिंचती, अग्नि के द्वारा सींचा जाता है, इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। यदि योग्यता का अभाव होगा तो अग्नि के द्वारा सींचा जाता है, इस प्रकार का भी वाक्य होने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहनीना सिंचती, अग्नि के द्वारा सींचा जाता है। यहाँ पर पदों का समूह तो है लेकिन ये वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योग्यता का अभाव है। तो योग्यता का अभाव कैसे दूर होगा? देखिए, वहनीना की जगह पर हम यहाँ पर कर देंगे जलेन सिंचती। वहनीना अग्नि के द्वारा सींचा जाता है, अग्नि के द्वारा सिंचन कार्य नहीं हो सकता, तो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा जो है वो है, अर्थात उसका जब अभाव होगा तब योग्यता होगी। तो इस बाधा का हम अभाव कैसे करेंगे? जलेन सिंचती, जल के द्वारा सींचा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब कभी किसी वाक्य में पदार्थों के संबंध में बाधा हो और उस बाधा का निराकरण करना हो तो क्रिया का परिवर्तन नहीं होता, केवल कारक ही परिवर्तन के योग्य होता है। अतः वहनीना सिंचन्ति के स्थान पर जलेन सिंचन्ति इति रूपम सिद्धम, इस प्रकार का जो है एक वाक्य बनेगा जिसमें योग्यता है, परस्पर योग्यता है। आकांक्षा को देखेंगे, आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह। आकांक्षा जो है, आकांक्षा का तात्पर्य है कि यहाँ पर सुनने की इच्छा। आगे भी देखेंगे, स च श्रोतुर जिज्ञासा रूप, वह श्रोता की जिज्ञासा के रूप में होती है। कहने का तात्पर्य यह है, आपने पदों का समूह तो उच्चारित कर दिया, लेकिन श्रोता की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, तो वहाँ पर जो है
आकांक्षा का बाधा है, तो आकांक्षा की भी पूर्ति होनी चाहिए। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे, निराकांक्ष वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा अगर उसमें आकांक्षा का भाव होगा। तो देखिए इस प्रकार के वाक्य को भी वाक्य मानने लगेगा। गौरश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि नाम अपि वाक्यत्वं स्यात्। हमको गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ति इन शब्दों के समूह को भी वाक्य मानना पड़ेगा, जबकि ये शब्द समूह वाक्य नहीं है। यहाँ पर आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो देखिए गौ चलति, अश्व धावति, पुरुष गच्छति, हस्ति चलति। इस प्रकार से यहाँ पर आकांक्षा से युक्त जब पदों का समूह होगा तो ही यहाँ पर वह वाक्य के रूप में परिलक्षित होगा, और अन्यथा नहीं। आसक्ति के विषय में देखिए, आसक्ति बुद्धिर अविच्छेद। आसक्ति जो है वो बुद्धि में अविच्छेद की बात करता है। अब बुद्धि अविच्छेद क्या है? बुद्धि विच्छेदो अपि वाक्यत्वे। यदि बुद्धि के विच्छेद के होने पर भी, बुद्धि विच्छेद होने पर भी वाक्य को मानेंगे तो इदानीम उच्चारितस्य, तो इस समय तो बोल दीजिए देवदत्त शब्दस्य, इस समय तो देवदत्त शब्द का उच्चारण कर दीजिए। और दिनांतरो, और दूसरे दिन उच्चारितेन गच्छति थी, और दूसरे दिन जाकर के बोलिए कि गच्छति जाता है, देवदत्त जाता है, पदेन संगति साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देवदत्त है गच्छति, इसमें योग्यता भी है, इसमें आकांक्षा की पूर्ति हो रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आसक्ति का अभाव है। आसक्ति का तात्पर्य है कि जो पद एक जिस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद का, पहले पद का उच्चारण किया जाए, उसके दूसरे पद का उच्चारण भी क्षण मात्र में ही करना पड़ेगा। यदि उसमें बाधा आती है उच्चारण में और कुछ समय पश्चात दूसरे शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो वहाँ पर आसक्ति का अभाव होगा। और इस प्रकार से पदेन संगति स्यात्। इस प्रकार से यदि आज बोला देवदत्त और कल बोला गच्छति, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आसक्ति का भाव, और आसक्ति का भाव होने पर यद्यपि इसमें योग्यता भी है, आकांक्षा भी है, तथापि यह वाक्य नहीं है। अब एक शंका यहाँ पर उपस्थित होती है कि आकांक्षा सुनने वाले की इच्छा होती है और वह आत्मा के अंदर निवास करती है, अर्थात आत्मा का धर्म। आकांक्षा जो है वो आत्मा का धर्म है, और योग्यता चूंकि पदों के अर्थों में निवास करती है तो योग्यता पदार्थ का धर्म है। पुनः ये दोनों विभिन्न धर्मावलंबी होने के कारण पद समुदाय में किस प्रकार से निवास करेंगे, ये एक शंका है। इस शंका के समाधान के लिए देखिए, अत्र आकांक्षा योग्यतयो आत्मार्थ धर्मत्वे अपि पदोच्चय धर्मत्व उपचारतः है। इसका हिंदी देखिए, यहाँ पर आकांक्षा और योग्यता क्रमशः आत्मा और पदार्थ के धर्म होने पर भी पद समुदाय के अंदर धर्मता उपचार प्रयोग से ही समझनी चाहिए। अर्थात पद समुदाय में उनकी धर्मता गौण रूप से समझनी चाहिए और उपचार रूप से समझनी चाहिए। इसको मैं फिर ठीक से समझा देता हूँ। देखिए कि शंका यह है कि दो शब्द हैं, एक तो है आकांक्षा और एक तो है योग्यता और एक है आकांक्षा। तो योग्यता जो है वो पदों के अर्थ में होती है और आकांक्षा जो है वो आत्मा का धर्म है। तो दोनों ही यहाँ पर धर्मावलंबी जो है वो भिन्न भिन्न है। तो ये पद समुदाय में किस प्रकार से एक साथ करके रहेंगे, तो ये स्पष्ट विश्वनाथ जी ने किया है कि अत्र आकांक्ष योग्यता आत्मार्थ धर्मत्वे अपि पदोच्चय धर्मत्व उपचारता है। अर्थात आकांक्षा और योग्यता दोनों ही यद्यपि अलग अलग पद समुदाय के धर्म है, लेकिन एक पद समुदाय के अंदर इनकी जो धर्मता है वो उपचार रूप से होती है। अब आगे विस्तार से देखेंगे कि वाक्य जो है, वाक्य उच्चयो महावाक्यम, और इस प्रकार से योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त। अब पदों का जो समूह है उसे वाक्य कहते हैं, और वाक्यों का जो समूह है उसे हम महावाक्य कहते हैं। योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त इत्य, और योग्यता आकांक्षा आसक्ति तो पुनः वहाँ पर अपेक्षित है ही। इत्थम वाक्यम द्विधा मतम, और इस प्रकार से यह वाक्य दो प्रकार का होता है।
इत्थमिति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च, ये एक तो महावाक्य, एक तो वाक्य होता है और एक महावाक्य होता है। उक्तम च तंत्र वार्तिके, तंत्र वार्तिक एक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार से कहा भी गया है कि स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगी त्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः समृत्य जायते। स्वार्थ बोध समाप्तानाम, जब एक वाक्य अपने अर्थ के बोध, अपने स्वार्थ बोध को समाप्त कर दे और पुनः अंगांगी भाव संबंध की अपेक्षा से एकत्रित हो, मिलकर के वाक्यानाम एक वाक्यत्वम, जब वाक्यों का समूह होगा तो वो वाक्यों का जो समूह है वो महावाक्य का निर्माण करेगा। उदाहरण भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, तत्र वाक्यम यथा शून्यम वासगृहम, यहाँ पर वाक्य तो होगा शून्यम वासगृहम इत्यादि, और महावाक्य होगा यथा रामायण महाभारत रघुवंश आदि। इसी क्रम में देखिए, पदोच्चय वाक्यम इति उक्तम, पहली कारिका में ये कहा गया था कि पदों का जो समूह है, पहले सूत्र में ये कहा गया था विश्वनाथ के द्वारा कि पदोच्चयो वाक्यम इति उक्तम, पदों का जो समूह है उसे वाक्य कहते हैं। पुनः मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, पदों का समूह जो है वो वाक्य कहलाएगा। तो इस परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए और व्याख्यायित करने के लिए पद के लक्षण को तत्र किम पद लक्षणम इत्यति आह, तो वो पद जो है वो किस प्रकार से होता है, पद की क्या परिभाषा है, उसको यहाँ पर विश्वनाथ जी स्पष्ट करते हैं। वर्णा पदम प्रयोगहार्या अनन्वित एक अर्थ बोध कहा, वर्ण जो होते हैं वो पद कहलाते हैं, अर्थात वर्णहा, अर्थात वर्ण बहुवचन रूप में पद कहलाते हैं, लेकिन उनकी ये विशेषता बताई गई है, प्रयोग हर्य, वो वर्ण जो है वो प्रयोग के योग्य होने चाहिए, अनन्वित वो अनन्वित होने चाहिए, वो एक होने चाहिए, और अर्थबोध कहा, अर्थात वर्णों के समूह को पद कहते हैं, लेकिन वो प्रयोग के योग्य होने चाहिए, अनन्वित होने चाहिए, एक होने चाहिए और अर्थबोधक होने चाहिए। यहाँ पर ये चार विशेषताएं बताई है। अब चारों विशेषताएं यहाँ पर हम समझेंगे। यथा घटः, जैसे घट है तो यहाँ पर वर्ण है। अब यहाँ पर मैं आपको चार वर्ण बता रहा हूँ, घ, अ, ट, अ और विसर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ण हो जाएंगे, और 5 वर्णों का जो समूह है ये पद बना। तो प्रयोग अहरेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेद है, तो प्रयोग के योग होना चाहिए, ऐसा कह करके यहाँ पर विश्वनाथ ने प्रातिपदिक को व्यवच्छेद किया है, प्रातिपदिक की अपेक्षा की है। तो प्रातिपदिक का तात्पर्य आपको व्याकरण में जो परिभाषा है, अर्थवद र धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो अर्थवान हो, जो धातु नहीं हो, जो प्रत्यय नहीं हो, उस प्रकार के शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनसे इतर की भी बात की गई है कि केवल प्रत्यय को हम शब्द नहीं मानेंगे, केवल धातु को हम यहाँ पर शब्द नहीं मानेंगे, उनसे रहित अर्थात जो प्रातिपदिक है वो हमारे लिए वर्णों का समूह पद है। अनन्वितेति वाक्यम महावाक्य, और अनन्वित जो शब्द दिया है वो वाक्य और महावाक्य में उसकी आवृत्ति न हो, अर्थात वाक्य और महावाक्य में अन्वित पद होते हैं और ये जो पद होता है ये अनन्वित होता है। एकिति साकांक्षेन पद वाक्यानाम, और एक इसलिए कहा है कि साकांक्षा अनेक पद वाक्यानाम, अनेक पद और अनेक वाक्यों के साथ उसकी साकांक्षा रहती है, इसलिए एक कहा गया है। अर्थबोध का इति, और अर्थबोधक होना चाहिए, अर्थात वर्णों का समूह तो है लेकिन यदि वो अर्थबोधक नहीं है तो वो पद नहीं है। जैसे क च ट त प इत्यादि नाम, अर्थात क च ट त प ये वर्णों का समूह तो है लेकिन ये अर्थवान न होने के कारण ये पद नहीं है। वर्णा इति बहुवचन विवक्षितम, और वर्णा शब्द का यहाँ पर तात्पर्य के आधार पर बहुवचन की अविवक्षित है, यहाँ पर बहुवचन अविवक्षित है। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 या 3 से अधिक, बहुवचन से अधिक यदि वर्णों का समूह होगा तो ही वाक्य हो, तो ही वह पद होगा, ऐसा नहीं है। 1 या 2 वर्णों का समूह भी पद कहलाता है।
इस प्रकार से हमने विश्वनाथ द्वारा बताई गई ये वाक्य की परिभाषा। वाक्य दो प्रकार का होता है, वाक्य और महावाक्य, उसकी परिभाषा। और वह वाक्य में पदों का समूह होता है और उस पदों के समूह में आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति होती है। और उस पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं? तो इस क्रम में ये भी स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि वर्णों का समूह पद कहलाता है, लेकिन वो प्रयोग के योग्य होने चाहिए, अनन्वित होने चाहिए, एक होने चाहिए और अर्थबोधक होने चाहिए। इस प्रकार से यह कालांश यहाँ पर समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे।